हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी हैं क्लास 12th में और बच्चों 2025 में देने जा रहे हैं बायोलॉजी का पेपर, ठीक है, 2025 में देने जा रहे हैं बायोलॉजी का पेपर। तो बच्चों आप लोगों के लिए ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे पिछले सालों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो विद्यार्थियों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और 2025 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो बच्चों ये वीडियो कुछ होने वाली है वन शॉट, ठीक है, ये आपकी वन शॉट वीडियो है और मैराथन क्लास है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को भाई बायोलॉजी में 70 में से 70 नंबर लाने का अगर आपका सपना बन चुका है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों ने सही वीडियो पे क्लिक किया है, ठीक है। बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक के जितने भी पिछले साल के आए हुए प्रश्न हैं और भी जो पूछे जा सकते हैं इस साल, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे 3 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है, 3 नंबर वाले प्रश्न, क्योंकि विद्यार्थियों जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो बच्चों 12 प्रश्न आते हैं, ठीक है, यानी 12 प्रश्न सिर्फ 3 नंबर वाले होते हैं। तो बच्चों 12 प्रश्न 3 नंबर वाले हो गए, अगर इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 36 नंबर आते हैं। कितने नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 36 नंबर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर वाले प्रश्न ही देकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे ताकि बच्चों आपको 70 में से 36 नंबर बहुत ही आसानी के साथ एकदम फिक्स हो जाए कि आप लोगों के 36 नंबर एकदम फिक्स हो गए, ठीक विद्यार्थियों। तो बच्चों अगर आप लोगों को सपना है 70 में 70 नंबर भाई हमारे आए तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरी से लेके अंत तक देख लेना। और विद्यार्थियों मैं आप लोगों को वीडियो को शुरुआत में बता दूं, अगर मैं इस क्लास को अगर आप लोग इस क्लास की आप लोगों को PDF चाहिए तो बच्चों मैं इसी क्या कहते हैं इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जो आपको पहला कमेंट मिलेगा बच्चों पिन कमेंट होता है, उसमें बच्चों आपको मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, उस पर जाना है आप लोगों को और उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कमेंट में आपको लिख भी देना है सर PDF या PDF चाहिए, प्लीज सर मुझे PDF दे दी, कुछ भी तरह के आप लोग भर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक विद्यार्थियों। और बाकी अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि सर क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग को भाई PDF इस क्लास की चाहिए हो तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक विद्यार्थियों। तो हम लोग देखते हैं अब प्रश्नों को कौन से हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक विद्यार्थियों। तो बच्चों आप लोग देखिए ये है पहला प्रश्न, ठीक है। ये क्या कह रहा है ये प्रश्न बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है, एक बार तो बच्चों ये 5 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक विद्यार्थियों। कह रहा है क्वेश्चन, आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र को कौन से हार्मोन नियमित करते हैं, ठीक विद्यार्थियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है, ठीक विद्यार्थियों। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और याद भी कर लीजिए। अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की फेयर बना रहे हैं तो उसमें बच्चों इस प्रश्न को जरूर से जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या तो बच्चों ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक विद्यार्थियों। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है तथा 45 से 50 वर्ष, ठीक है, 45 से 50 वर्ष की आयु में खत्म भी हो जाता है, ठीक विद्यार्थियों, जो मंथली साइकिल होती है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने से के साथ ही मादा गर्भाधारण में सक्षम हो जाती है, ठीक है। आवर्त चक्र का नियमन, ठीक है, आवर्त चक्र का नियमन भी हमको देखना है ना, नियमन। तो देखो ये तो हमारा हो गया आवर्त चक्र क्या है, तो आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है उसका नियमन क्या है, ठीक है। तो आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन LH तथा FSH हार्मोन कहलाते हैं। बच्चों जब पहली बार महिलाओं में मासिक चक्र होता है तो उसे रजोदर्शन, ठीक है, रजोदर्शन कहते हैं। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा आप लोग, अब दिख रहा होगा। उसे रजोदर्शन कहते हैं। और जब अंतिम बार मासिक चक्र होता है तो उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, ठीक विद्यार्थियों। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बच्चों आप लोगों के एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार ये किसी ना किसी सेट पे दिखाई
देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा कौन सा है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो हमारा दूसरा प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको बच्चों आप लोगों को जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों कि आपके जो एग्जाम होता है, एग्जामिनर इसको डायरेक्ट दे देता है। क्योंकि भाई कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप लोग अगर चाहें तो किसी भी प्रकाशन का आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को भी उठा के देख सकते हैं। प्रश्न हमारा है, चिकित्सीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो इसको आप लोग देखिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु के जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। ठीक है, अब दिख रहा ना, होता है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग, ठीक है, इसका दुरुपयोग आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, एक सेकंड अगले पेज पे देखते हैं। इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। आई होप बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप भाई समझ रहे हैं तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, यस सर हम लोग समझ रहे हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो ये भी बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो बच्चों जरूर से जरूर याद हो जाएगा। और इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हो भाई लिख लीजिए। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो भाई आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैंने पहले ही तरीका इसका बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, और बच्चों ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। उल्बवेधन क्या होता है तो बच्चों इसको भी देख लो आप। ठीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा। ठीक है, क्या इसलिए किया जाने लगा भाई कि लेकिन इसका दुरुपयोग जो है लिंग दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ठीक है भाई, क्या होता है, बहुत लोग होते हैं भाई, इसका जो उल्बवेधन होता है इसमें बच्चों क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो जाके अपने क्या कहते हैं जांच केंद्र में जाके जांच करवा लेते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस की मदद से। उसमें पता चल जाता है कि भाई लड़का है कि लड़की है। ठीक है, लड़की होती भाई बहुत लोग मार देते थे, लेकिन अब क्या हो गया, इसको आप लोग नहीं पूछ सकते। तो इस पर क्या है, भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये भी आप लोगों का 3 नंबर का प्रश्न आता है, और इसको भी आई होप आप लोग एकदम से एकदम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा प्यारा प्यारा प्रश्न ये आ गया आपके स्क्रीन पर। ठीक है, बहुत बच्चों प्यारा प्रश्न है, और सब लोगों को आई होप शायद ये पता भी हो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है भाई, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर हैं तो भाई आप अपनी पढ़ाई को तैयार कर दीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, समय बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है आपकी पढ़ाई के लिए देखते हुए। ठीक है, क्योंकि भाई 1 साल का समय होता है आपको कक्षा 12 में, कक्षा 11 में 1 साल का होता है, कक्षा 12 में 1 साल का होता है। तो बच्चों अब समय हमारा कुल मिला के कुछ भी आप लोगों के पास समय बचा हो, लेकिन मैं मानता हूं विद्यार्थियों कि आप लोगों के पास समय बचा हुआ होगा वही करीब 1 महीने का। ठीक विद्यार्थियों, 1 महीने का समय बचा हुआ है विद्यार्थियों। आप लोग अब जग जाइए, अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, रजाई में घुस के ये वीडियो देख रहे हैं तो रजाई को फेंक दीजिए विद्यार्थियों। रात रात भर जाके आप लोग बच्चों पढ़ाई करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और मैं आपसे उस दिन लाइव आकर बात करूंगा जिस दिन बच्चों आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को बताना है कि एनसीईआरटी वाले भैया ने जो जो पढ़ाया वो पूरा पेपर में आया। ठीक विद्यार्थियों, अब देखते हैं इस प्रश्न को। मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, मधुमक्खियों में
लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, क्या लिखेंगे, मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। ठीक है, कितने प्रकार की विद्यार्थी होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन से, रानी मधुमक्खी आप लोगों को पता होगा, श्रमिक मधुमक्खी आप लोगों को पता होगा, नर या ड्रोन मधुमक्खी। ठीक है, नर मधुमक्खी इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या लिखना है भाई, इसका निर्धारण कैसे, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है, श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। ठीक है, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि बच्चों श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों में मधुरस इकट्ठा करना होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों सिस्टम क्या है यहाँ पे, जो रानी मधुमक्खी होगी और जो नर मधुमक्खी होगी, इन दोनों बच्चों काम होता है संतान उत्पन्न करना। ठीक है, संतान उत्पन्न करना होता है रानी मधुमक्खी का और नर मधुमक्खी काम। और बच्चों यहाँ पे जो लिखा है, मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। यानी कि जो बच्चों ये श्रमिक यानी कि मेहनत करने वाली, भाई श्रमिक मधुमक्खी है। ठीक है, श्रमिक मतलब बच्चों मेहनत करने वाला, तो बच्चों ये क्या है, श्रमिक मधुमक्खी यानी कि मेहनत करने वाली मधुमक्खी है। तो कह रहा है श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होता है, यानी कि बच्चों जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं उनमें लैंगिक अंग उनका नहीं होता, लिंग उनका नहीं होता। ठीक विद्यार्थियों, तो इस वजह से बच्चों वो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। ये रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने काम आती है, और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है विद्यार्थियों, वो बच्चों श्रम करती है। ठीक है, किसमें से, फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है इसका काम। तो आई होप बच्चों आप लोग इसको भी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चों ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक विद्यार्थियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न, जो कि बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी बच्चों मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ विद्यार्थियों, वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक विद्यार्थियों, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। ठीक विद्यार्थियों, तो आप लोगों को लिखना है, जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है। ठीक है, जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है। ठीक है, मतलब बच्चों क्या होता है, जब गुणसूत्र की संख्या अनियमित हो जाती है। ठीक है, जब हम समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, जब गुणसूत्र की संख्या अनियमित हो जाती है तो जो उसको 46 होना चाहिए तो बच्चों कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक विद्यार्थियों, तो कोई आपसे पूछे डाउन सिंड्रोम या आपके पेपर में आया डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको अपना जो है आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक विद्यार्थियों, इसके बाद आप लोगों को लिखना है, ऐसा व्यक्ति का सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटकी हुई, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी होती हैं तथा मुंह हर समय खुला रहता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होता है, ये मंद बुद्धि के होते हैं, यानी इनकी बुद्धि जो होती है मंद बुद्धि के होते हैं, तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों के भांति दिखाई देते हैं। और बच्चों इसको आगे देखते हैं, किसके बाद, मंगोलों के भांति दिखाई देते हैं बच्चों। इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या कहा जाता है, इनको मंगोली जड़ता कहा जाता है। यहाँ पे पूछा था ना मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं, तो बच्चों यही कारण है कि इनको मंगोली जड़ता कहा जाता है। ठीक विद्यार्थियों, अब बच्चों देखो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बच्चों को परेशान कर रहा है। ठीक है, तो यही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बच्चों आप लोगों को हमेशा परेशान करता है, और ये बच्चों एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो पढ़ा था हमने लेकिन याद नहीं आ रहा था यार इसका है क्या। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ भाई आप नोट्स बनाते चलिए ना, इनको लिखते चलिए। नहीं लिखना भाई तो कमेंट बॉक्स पे मैं टेलीग्राम की चैनल लिंक कर दूंगा, पिन कर दूंगा, उसमें से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम में ज्वाइन करने से पहले बच्चों एक कमेंट आप लोगों को जरूर कर देना है कि सर जी टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भेज दीजिए, तभी बच्चों हम पीडीएफ को भेजेंगे। ठीक है, अन्यथा भाई हम कैसे भेजेंगे भाई, अब जब कोई मांगेगा तभी तो हम भेजेंगे, है ना। तो आप लोगों को कमेंट जरूर से जरूर कर देना, ठीक है, कि सर जी हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है तथा इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की संरचना करता है। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है,
व पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। ठीक विद्यार्थियों, यहाँ पे पूछा था ना आभासी फल किसके कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चों जो निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो वो पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन बच्चों यदि फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की संरचना करते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है, स्क्रीनशॉट तो भाई आप लोग करना ही हो रहे होंगे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, बस आप लोग एक बार कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बहुभ्रूणता बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या आप इसको प्रश्न कह सकते हैं, पिछले साल के एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया था। ठीक है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो इसकी संस्कृति हम जैसे बच्चों होता है पाइनस संतरा। ठीक है, अब देखो बहुभ्रूणता आपको समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। इतना भी आप लोगों को लिख देना। ठीक है, तो बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी इतना आप लोग लिखना है भाई। आप लोगों को 3 नंबर में ही पूछा जाता है, ज्यादा नंबर आप लोगों को नहीं देगा। तो क्या मतलब इतना सारा लिख के भाई, जब 3 नंबर में ही काम होता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक विद्यार्थियों, तो दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे आप लोग। पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। ठीक है, एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं या पूछ सकता है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो दोनों में आप लोगों को यही लिख देना है। ठीक है, यही लिख देना है आप लोगों को, बस काम हो जाएगा। अगर आप लोग दूसरा भी याद किए भाई तो उसको भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग इसी को लिखना है भाई। अगर आप लोगों ने दूसरी परिभाषा याद की है या दूसरा कुछ याद किया है तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग इसी को लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या कह रहा है अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। यानी अपरा क्या है बच्चों और इसके मुख्य कार्य हम लोगों को लिखना है। वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को ही क्या कहा जाता है बच्चों, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा भाई को किस तरह प्रश्न आ सकता है, प्लेसेंटा क्या है या तो अपरा क्या है। तो वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को ही अपरा कहते हैं। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चा होता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसको जो गर्भाशय में स्थित जो भ्रूण होता है, यानी बच्चा होता है, भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से यानी कि मम्मी के रक्त से क्या जाता है बच्चों, उस पर पोषण पहुंचता है। ठीक है, जो उसको चाहिए होता है कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, जो उसके हड्डी बढ़ाता है, ये सब चीज़ें, मतलब कि उसका पोषण करने के लिए जितने भी चीज़ें को ज़रूरत होती है उसको माता के रक्त से पोषण पहुंचता है। तो और भ्रूण में वृद्धि करता है, यानी कि जो भ्रूण होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि बड़ा होता जाता है। तो उस अंग को ही अपरा कहते हैं या तो बच्चों प्लेसेंटा भी हम इसको कहते हैं। अब कह रहा है इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो भाई आप लोगों को हेडिंग डाल देना है प्यारी प्यारी कार्य। क्या डाल देना विद्यार्थियों, इसके प्यारे प्यारे हेडिंग डाल देना है आप लोगों को कार्य। इसके बाद आप लोगों को लिखना है इसके द्वारा भ्रूण को यानी बच्चे को, शिशु को पोषण एवं ऑक्सीजन मिलता है। ठीक विद्यार्थियों, इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचता है। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने पर
रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। ठीक विद्यार्थियों, यानी कि जो अपरा होता है वो जन्म में भी सहायक होता है। ठीक विद्यार्थियों, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो बच्चों देखो, अगला प्रश्न भी हमारा काफ़ी ज़्यादा सरल भी है और इम्पॉर्टेंट तो इतना है, मैं आपसे क्या बताऊं। ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग CID देखते होंगे वो लोग इस प्रश्न को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप लोग CID देखते हैं ना, अगर CID देखते हैं अगर ACP प्रद्युम्न वाला, तो आप लोग इसको बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप CID देखते हैं तो। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई DNA फिंगरप्रिंट पर, यानी इसको मतलब मैं अपने शब्द पे बता देता हूँ। यानी बच्चों इससे क्या होता है, DNA की जांच की जाती है। ठीक है भाई, चलो मैं आप लोगों को इसी के बेस पर बताता हूँ। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीक में व्यक्ति के DNA में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इसे सर्वप्रथम अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यानी कि हाँ, आप लोगों को पता होगा अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले फिंगरप्रिंट की खोज की थी, या तो बताया था कि भाई DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर्य, योनि द्रव यानी यौन द्रव या अन्य पदार्थ से DNA लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी DNA लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं। यानी विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने भाई CID वगैरह देखा होगा तो आप लोग देखते होंगे जो डॉक्टर सारुंके, क्या कहते हैं उसको, सारुंके ही तो कहते हैं, वो रहते हैं। तो बच्चों वो क्या कहते हैं, DNA की जांच करते हैं। ठीक है, अगर उनको थोड़ा सा भी कोई बाल मिल गया तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा उनका मांस का टुकड़ा मिल गया, खून मिल गया, कुछ भी मिल गया तो बच्चों वो ले लेते हैं और उनकी DNA की जांच करते हैं खूनी का पता लगाने के लिए। ठीक है, बलात्कारी का पता लगाने के लिए, खूनी का, अपराधी का यानी पता लगाने के लिए, पैतृक की जाँच करने के लिए। अब पैतृक का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो पैतृक का मतलब विद्यार्थियों ये हुआ कि भाई कल कोई आपसे कह दे मैं आपका लड़का हूँ, तो कैसे भाई तुम लड़के हो मेरे। ठीक है, तो DNA की जांच करवाओ तभी पता चलेगी। यानी कह दो मैं आपका लड़का हूँ भाई, ये है, मुझको अब मुझको प्रॉपर्टी दो, ये है वो, तो भाई मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ, DNA की खोज कर दी हमारे अलेक जेफरी भाई हैं दादा ने, यानी कि अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो बाबा हमको उनको कहते हैं। ठीक है, तो अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज कर दी। तो उससे चीज़ें आसान हो गई, खूनी का पता लगाया जा सकता है, कोई पैतृक का पता लगा सकता है, यानी कि DNA से DNA मिला के उनके माता पिता का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक विद्यार्थियों, बलात्कारी का पता लगाया जा सकता है, अपराधी का पता लगाया जा सकता है कि अपराधी कौन सा है। मतलब कि उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति से क्या करते हैं भाई, एक व्यक्ति से DNA लेते हैं, दूसरे व्यक्ति को समानता देखते हैं, समानता को देखते हैं। ठीक है, व्यक्ति का DNA लेते हैं तथा उसमें समानता देखते हैं। ठीक है, तो समानता देखी जाती है कि भाई इसमें क्या क्या मैच हो रहा है, ये रियल में है इसका लड़का, या रियल में अपराधी है, रियल में बलात्कारी है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें किस तकनीक से बच्चों देखी जा सकती हैं, किस तकनीक से, DNA की फिंगरप्रिंटिंग के तकनीक से देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, जो कि बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो है अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी अवशेषी अंग क्या होता है भाई। तो देखो भाई, अवशेषी अंग सब लोगों को पता होगा बच्चों। आप दोस्तों कह रहे हैं सर जी बहुत आसान क्वेश्चन बताते हैं, तो भाई आप लोगों के शायद आसान हो, लेकिन और भी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए शायद बच्चों ये आसान प्रश्न ना हो। ठीक हो, शायद उन्होंने पहली बार ही नाम सुना होगा, क्योंकि आप लोग इतने नालायक लड़के हैं कि शायद साल भर आप लोगों ने तैयारी ही ना की हो। ठीक है, तो भाई अभी भी मौका है यार, तैयारी कर लो विद्यार्थियों। ठीक है, जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। यानी बच्चों भाई आप लोग क्या बाल वाल का यूज नहीं करते तो बाल झड़ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, यानी भाई हमारे पहले शरीर में कितने सारे बाल हुआ करते थे, है ना, तो अब भाई उसका कोई उपयोग नहीं तो बाल झड़ गए। हमारे भाई पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हुआ भाई, हमें पूंछ का कोई काम नहीं तो पूंछ हमारी झड़ गई। तो वही है अवशेषी अंग। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार हैं, जैसे बच्चों
कर्ण पल्लव पेशियाँ, शरीर पर बाल, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, अक्ल दाढ़, कृम रूप परिशेषिका आदि, ठीक, इतना आप लोगों को लिख देना है। और बच्चों आप लोगों के 3 नंबर कंप्लीट, ठीक है, 3 नंबर आप लोगों के कंप्लीट। बच्चों ये नहीं कि आप लोग 3 ही नंबर इससे कंप्लीट होंगे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं, इससे आप लोग 3 नंबर ही नहीं कंप्लीट होगा, शायद इसमें से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोगों के 2 नंबर वाले प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे, 1 नंबर टिक्का वाले प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों टीकाकरण, ठीक है भाई, टीकाकरण यानी कि इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन जो लगाया करते हैं। तो टीकाकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, जो कि ये भी आपको 3 नंबर दिला के जाता है, ठीक है। मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं, ठीक विद्यार्थियों, इतना आप लोगों को लिख देना। फिर लिखना है टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीका स्मृत बी तथा टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना देते हैं। यानी बच्चों जो टीका का, जैसे आप लोग जानते हो भाई, अभी भी कितना वायरल हुआ है, HMPVP, पता नहीं कौन सा वायरस चीन ने फिर छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो हमारा कोरोना वैक्सीन आप लोगों को, शायद आप लोगों को भी लगी हो, ठीक है। तो उतने समय क्या, अभी भाई फिलहाल में 2021 में कोरोना कोविड-19 आ गया था, ठीक है। अब साले ने पता नहीं क्या भेज दिया है, चीन वालों ने HMPVP पता नहीं कौन सा वायरस भेज दिया है ना। तो अब क्या है भाई, जो HMP वायरस इन्होंने लोगों ने भेज दिया है, तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा वो खतरनाक वायरस है, ठीक है, वो भी वायरल चल रहा भाई, मैंने भी देखा था। तो अब सिस्टम क्या है भाई, हम लोगों को वैक्सीन दी गई हैं, तो उस ये जो होता है टीकाकरण, यानी टीकाकरण वैक्सीन को जो देते हैं उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने क्या किया, हमें वैक्सीन दे दिया, मतलब कोरोना ही के ही शकल का हमारे अंदर में एक और वायरस भर दिया, ठीक है। तो वो हमारे लिए कवच बन गया, लड़ने के योग्य हो गया। यानी अगर हम कोरोना हमें पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो वायरस उससे लड़ेगा, ये आपस में लड़ जाएंगे, काम खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए, बस वही होता है टीकाकरण, आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा आशा करता हूं मैं। तो ठीक है, तो पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस भाई, टिटनेस आप लोग जानते हैं कितना खराब होता है, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा मतलब हम लोगों को रक्षा प्रदान करता है। टीका स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षा बनी रहती है, ठीक है, स्वयं की रक्षा बनी रहती है। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि बच्चों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक विद्यार्थियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है, अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। अल्कोहल का कुप्रभाव क्या है, इसका वर्णन आप लोगों को करना है, तो ठीक है, इसको भी देखते हैं भाई। अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है, ठीक है भाई। आप लोग देखते होंगे कि भाई शराब जो है, यानी अल्कोहल शराब बहुत ज़्यादा पी जाती है, ठीक है। तो भाई बहुत ख़राब ये होता है कि अब आजकल के समय के युवा लोग क्या होते हैं भाई, दोस्त को बुलाए, 4 लोग आए, ये लो भाई अल्कोहल की पार्टी हो रही, शराब की पार्टी हो रही। तो ये सब चीज़ें बच्चों तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, युवाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और ये सिर्फ बच्चों भारत की समस्या नहीं है, यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, ठीक है। यानी विश्व भर में बच्चों इस पेय पदार्थ को पिया जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चों ये बहुत ही खराब चीज़ होता है, ठीक है, इसको हमको नहीं पीना चाहिए। तो वही पूछ रहा था, अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी कि इसका कुप्रभाव क्या क्या पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इतना तो हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में बच्चों जानकारी प्रदान कर दी। इससे एग्जामिनर सोचेगा नहीं भाई बच्चे ने पढ़ाई की है, ठीक है। अल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव, इतना अगर आप लोगों ने डाल दिया, हेडिंग अंडरलाइन कर दिया, देखने भी अच्छा लग रहा है और नंबर देने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यही सब चीज़ें एग्जामिनर जो है देखता है, तभी आप लोगों को नंबर प्रदान करता है, ठीक है। इसके अत्यधिक यानी ज़्यादा सेवन से बेहोशी, कोमा, मृत्यु हो सकती है। अगर आप लोगों ने इसको भाई ज़्यादा पी लिया, ठीक है, तो आप लोग क्या कर भाई बेहोश हो जाएंगे, कोमा में जा सकते हैं, आपकी मृत्यु बच्चों हो सकती है, ठीक है। अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बरबराता है, यानी बच्चों भाई अगर आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव घर में
कि जो लोग शराब पीते हैं वो पी के अपने मस्त रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, बड़बड़ मेरा ये वो समझ गया कि नहीं यार, नशा शराब में है होता तो नाचती बोतल, यही सब गाना गाते हैं वो लोग, ठीक है। तो बच्चों मतलब कि उसमें क्या आता है, लोग बड़बड़ाते रहते हैं, उल्टा सीधा जो उनके मन में आता है वही बड़बड़ाते रहते हैं, जो उनके मन में आता है विद्यार्थियों वही बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो अपना होश खो बैठते हैं। तो अगर वो लोग ज़्यादा अत्यधिक पी लेते हैं तो भाई मर भी सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यक्ति बड़बड़ाता है तथा हिंसा का रूप ले लेता है, ठीक है। धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का सहारा लेने लगता है। यानी भाई अगर भाई व्यक्ति के पास रुपया पैसा ना हुआ, पी पी के पूरा अपना घर बर्बाद कर डाल दिया। आपके भाई गांव में भी एग्जाम्पल होंगे, शायद आपके रिलेशन में भी एग्जाम्पल हो, अगर आपके रिलेशन में नहीं होंगे तो भाई आपके गांव में तो एग्जाम्पल होंगे ही, नहीं आप शहर में भाई रहते हैं तो शहर में भी आप लोगों के एग्जाम्पल होंगे कि भाई जब धन की कमी हो जाती है तो उनकी इतनी खराब लत लग जाती है बच्चों की इसके सेवन से वो लोग क्या करें, चोरी का सहारा भी लेने लगते हैं, ठीक है। चोरी करने लगते हैं, चोरी का सहारा करने लगते हैं, चोरी कर करके बेच बेच के बच्चों वो दारू पीते हैं। शायद आप लोग ने देखा होगा उनका घर वर सब उजड़ जाता है भाई, अगर शराब की नशे में वो लोग आ गए, ठीक, इतनी खराब लत होती है शराब की, ठीक विद्यार्थियों। तो भाई आप लोग ना पीने लगना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लड़कियां तो शायद नहीं पीएंगे, लड़के शायद पीने लगते हैं, तो आप लोगों को नहीं पीना, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो भाई लड़कियों को भी नहीं पीना है, समझ गए ना आप लोग, समझ रहे होंगे, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जो मैंने अभी ये चीज़ बताया, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, यानी कि हमको भाई आपको भी हमें अवेयर कर दें कि स्मोकिंग हमको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसके कुप्रभाव भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप लोग बच्चों क्या करिए, इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए बच्चों, आप लोगों के 3 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक विद्यार्थियों। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके सारे प्रश्न 3 नंबर वाले कंप्लीट हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको आज के इस वीडियो पे कराया है। और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, लेकिन आप लोग पहले इतना तैयार करिए, धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी, ठीक विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अगर आप लोग चैनल पे भाई नए हैं तो यार एनसीईआरटी वाले भैया को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों ने वीडियो को पूरी वॉच किया है, यानी कि पूरी देखा है, ठीक है। तो ठीक है विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी एक और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो के साथ जो कि 2025 में आएंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बेटों, बाय बाय।